हे गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लेसन 10 देखेंगे, जिसमें हम आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम आज पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। देखिए, बाल विकास जो है अनेक सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, जिसमें से आपको पहला सिद्धांत पढ़ना है निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब है जो हमारा विकास है ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी ये माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारा विकास चलता रहता है। तो हमारा जो विकास किस पर डिपेंड करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निरंतरता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगता भिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि देखिए जो बाल विकास है ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है उसका विकास, यानी कि किसी बालक का विकास जो होता है तीव्र गति से हो सकता है, किसी बालक का विकास मंद गति से। आपने खुद देखा होगा कि कोई बालक जो 5 साल का है उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी आती है, और वही कोई बालक 10 साल का है उसे वो उतना ज़्यादा सबल नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो बाल विकास है वो व्यक्तिगता भिन्नता के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। नेक्स्ट सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं रहती है। ये तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे आपने पढ़ा है कि शैशवावस्था में जो हमारे विकास की दर होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। इसमें धीरे धीरे शरीर के अंगों का निर्माण भी तेज़ी से होता है, बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखना भी शुरू कर देता है। वही जब बाल अवस्था की बात है, लेकिन जब हम बाल अवस्था यानी 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक पहुँचता है तो हमारा जो विकास है उसकी गति थोड़ी मंद पड़ जाती है। और जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो पुनः हमारा जो विकास की दर होती है तीव्र हो जाती है। संवेगात्मक जो विकास था बहुत तीव्र हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास भी बहुत तीव्र हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा विकास है ये इसकी दर एक सी नहीं रहती है। अब नेक्स्ट सिद्धांत है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो विकास है सामान्यता से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। कहने का अर्थ है कि पहले बालक जो है अपने शरीर के चीज़ों के पहले तो बालक धीरे बैठना, चलना, दौड़ना ही सीखता है, फिर धीरे धीरे वो कुछ काम भी करना सकता है, अपने हाथों का प्रयोग करके सामान को उठाना, रखना, खुद से खाना खाना, ये सारी चीज़ें सीखता है, यानी वो समानता से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए इसके आप ही जो मैं पढ़ी इसको आप ये समझिए अनइम्पॉर्टेंट है। आप जब आगे मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो यही पॉइंट्स आपके ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि अब यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत। लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा कि शारीरिक संबंध वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि शारीरिक जो विकास है ये किस किस चीज़ों से अलग करता है, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। याद रखिएगा कि जब अगर कहने का मतलब है अगर हमारे किसी एक चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो विकास का कोई भी एक आयाम है, जैसे कि शारीरिक विकास है, अगर हो सकता है बच्चों को उतना ज़्यादा बच्चा खेले कूदे ना, उतना ज़्यादा वो एक्टिव ना रहे अपने शारीरिक रूप से, तो हो सकता है उसका विकास का सामाजिक रूप से भी बढ़े। उसके अगर अच्छे से एक्टिव नहीं रहा तो समाज में उनकी ये तो दुबला पतला सा, ये प्रैक्टिस नहीं करता, ये कोई एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें यानी इसका एक चीज़ पर अगर प्रभाव हम पड़ेगा तो उसके दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा विकास है परस्पर संबंध के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको एग्जाम में इस तरह पे मिल सकते हैं कि आपको हम 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें से कोई 4 सिद्धांत दे दिए जाएंगे, और एक सिद्धांत जो आपको बाल विकास का नहीं होगा तो आपको उसमें सर्च करना होगा कि बताइए कि इन चारों में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि बालक जो है सबसे पहले नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत का मतलब है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। तो याद रखिएगा जो हमारा सिद्धांत है यानी हमारा जो बाल विकास है वो एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये तो मैं अभी समझाया आपको, संपूर्ण अंग का मतलब पहले चलना दौड़ना, पहले फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को करना। नेक्स्ट है
विकास की दिशा के सिद्धांत। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार रिपीट होते हैं, यूपी टेट में भी, एस टेट में, एमपी टेट में, आपको बहुत बार इसको सी टेट में कम, मुझे लगता है 7 से 8 बार ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया होगा कि विकास की दिशा के सिद्धांत। देखिए जो विकास होता है इसकी भी एक दिशा है। कहने का मतलब है कि देखिए विकास की 2 तरह से दिशा हम देखते हैं। पहले तो है कि सिर पादाभिमुख दिशा, यानी सिर से लेकर पैर, ये बोला सिर और पाद मीन्स पैर और सिर, यानी सिर से पैर की ओर दिशा होता है विकास की दिशा जो होती है। यानी पहले सिर से विकास होते होते पैरों तक जाता है, तभी तो पहले सिर से विकास होता है, फिर धीरे धीरे हमारी लंबाई बढ़ती है। और सेकंड है समीप दूराभिमुख दिशा। इसका मतलब होता है विकास जो होता है केंद्र से परिधि की ओर, यानी समीप से दूर का मतलब है केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो याद रखिए विकास की दिशा किस किस तरह से, 2 तरह की, एक तो सिर से पैर और दूसरी केंद्र से परिधि। केंद्र से परिधि का मतलब है जैसे कि जब बच्चे का विकास होता है भ्रूण में, यानी कि जब आपको ये तो पता ही होगा कि अंगों का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो अंगों का निर्माण जो डिंबावस्था होती है इसमें होता है। तो इस अवस्था में सबसे पहले बालक की रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर रीढ़ की हड्डी के बनने के बाद में फिर उससे अन्य अंग बनते हैं। तो इस तरह से जो बालक का विकास है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। नेक्स्ट है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ये भी एज अ क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा विकास जो हमारे लंबवत ये सीधा नहीं होता है, एक वर्तुल आकार में यानी वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। कैसा कि यहाँ पे वृद्धि और विकास की क्रिया, देखिए हमारी जो वृद्धि हो रही है शरीर में, हमारा जो विकास हो रहा है वो हमारे 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो वंशानुक्रम मतलब हमारे माता पिता से जो गुणों का हस्तांतरण, गुण जो हम में आ रहे हैं उनका प्रभाव पड़ता है। दूसरा चीज़ हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कई सारी चीज़ें होती हैं कि अगर अपने माँ बाप कहते बच्चों में आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने आसपास की चीज़ों से वो सीखता है। तो उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि बालक का जो विकास है पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड करता है, या ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण पर डिपेंड करता है। वो दोनों का एक मिला जुला, यानी दोनों का एक संयुक्त परिणाम होता है। और यहाँ पे अभी ये भी आप कह सकते हैं कि जो परिपक्वता होती है, हमारा विकास होता है, ये वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जैसे कि एक तो पहले होता है, इसको हम 2 टाइप से बांट सकते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक मतलब हम कह सकते हैं वंशानुगत टाइप में। जैसे कि सबसे पहला है वंशानुगत कारक। देखिए बालक के विकास में वंशानुगत कारक का भी सबसे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे माँ बाप की जो आदतें हो सकती हैं वो आदतें बच्चों में आ जाती हैं, या उनका वो जैसे दिखते हैं, कुछ उनकी कभी नाक आ जाती है, उनके कभी कान आ जाते हैं, तो मतलब उनके जैसी चीज़ें जो है हमारे अंदर दिखती है, तो उसका प्रभाव हमारे पे पड़ा। दूसरा शारीरिक कारक का मतलब है कि हो सकता है जन्म के बाद उसे कोई बच्चे को बीमारी हो गई हो, जिस वजह से वो दुर्बल रह गया, तो हो सकता है फिर वो जीवन भर उस वजह से, उस दुर्बलता की वजह से उसको वो चीज़ सहन करनी पड़े, तो शारीरिक कारक भी हो जाता है। थर्ड होता है बुद्धि। देखिए बुद्धि भी हमारे बाल विकास पर प्रभाव डालती है। कुछ बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है तो उनका बाल विकास हम कहते हैं अच्छा है, उनके अंदर संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चों की बुद्धि उतनी ज़्यादा तीव्र कोशाग्र नहीं होती है, तो इससे बुद्धि का भी बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित करता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा। फोर्थ संवेगात्मक कारक। हमें जो इमोशंस होते हैं, संवेग जैसे क्रोध, घृणा, इन सब का भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो बालक बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, वो में से चिड़चिड़ा रहता है, तो उससे बाल विकास से प्रभाव पड़ रहा है, या ये सारी चीज़ें। फिर फिफ्थ है कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। देखिए बाल विकास पर माता पिता जैसे गर्भावस्था के दौरान अगर माता किसी मादक पदार्थों का प्रयोग कर रही है, या फिर माता को कोई बीमारी हो जाती है, तो हो सकता है जब बच्चे का जन्म हो तो वो बीमारी बच्चे में भी आ जाए, या हो सकता है कुछ दुष्परिणाम बच्चों को भी देखने को मिले।
तो ये भी एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है भौतिक पर्यावरण। देखिए बच्चा जब जिस माहौल में वो जिस पर्यावरण में बढ़ रहा है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और बहुत ज़्यादा मतलब शुद्धता नहीं है खाने पीने की चीज़ों में, जल अशुद्ध पाया जाता है, तो हो सकता है बच्चे के उसमें दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा भौतिक पर्यावरण भी हो गया। और सबसे लास्ट एक पॉइंट है, आपको ये पॉइंट याद है, सामाजिक आर्थिक स्थिति। आपको तो लग रहा होगा कि हम जैसे बोलते हैं नहीं कि हमारे बालक दिखे, यहाँ पे दो चीज़ है। अगर आपसे ये बोला जाए बाल विकास पर, तो अगर बाल विकास पे हम देखें तो सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारे पर डिपेंड करती है। कहने मतलब है जैसे कोई निर्धन बच्चा है, तो निर्धन बच्चे को क्या होता है, हम ये तो बोल सकते हैं कि अधिगम यानी सीखने में, किसी बुद्धि में हमारे जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति यानी हमारे पैसा, हमारे रुपया है या नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता। तो बुद्धि अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है संपूर्ण विकास की, यानी कि सामाजिक से लेकर उसके संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, इन सब चीज़ों के। अब जैसे निर्धन परिवार का कोई बालक है, तो उसको क्या होगा, उसको विकास के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, यानी उसे अच्छे स्कूल में भी नहीं दाखिला नहीं हो पाता, उसे खेल कूद में अच्छे एडमिशन नहीं मिल पाते हैं, मतलब तो उसको अवसर कम उपलब्ध हो पाते हैं। तो इस वजह से भी बाल विकास पर एक प्रभाव में देखने को मिलता है। वहीं अगर कोई सबल बच्चा यानी अच्छे अमीर परिवार से वो आ रहा है, तो उसको अधिक अवसर मिलते हैं, उसे अधिक चीज़ों में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को मिलता है, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने को मिलता है, अच्छे जो टेक्नोलॉजी वगैरह से पढ़ने को मिलती है, ये सारी चीज़ें सब उपलब्ध हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बालक के विकास पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, अब बात आती है बाल मनोविज्ञान क्या है। देखिए इसकी क्वेश्चन आपके लास्ट में आया था कि बाल मनोविज्ञान जो है बालक के व्यवहार का अध्ययन किया, यानी बाल मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं बालक के व्यवहार का अध्ययन पढ़ते हैं कि शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, अन्य में कैसे कैसे प्रभाव देखने को भी मिल रहे हैं अलग अलग आयामों में। वहीं बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बालक के ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उनका भी अध्ययन करते हैं। साथ ही बालक के जन्म से लेकर बाल अवस्था, यहाँ बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, जन्म से बाल अवस्था तक ही अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो जो बाल अवस्था को लेके चल रहे हैं टोटली। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि एक पूरा ये चैप्टर है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अभी भी अगर आपको अच्छे से तैयार नहीं है, दोबारा वीडियो को प्ले करिए और दोबारा इसको देख लीजिएगा। और अगर वीडियो को पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन सेट आपके लिए लाती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो ज़रूर सॉल्व करिए। अगर वो सॉल्व करने से आपको पता चलेगा, देखिए एक वो बात अलग होती है कि आप उसे थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, रट ले आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम लगेगा चीज़ों को देखने में। तो इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। Thank you so much.